एक महावत था धीरू। उसके पास एक हाथी विनायक और हाथी का बच्चा सुंदर था। उसका काम लोगों को हाथी की सवारी करवाना था। वह गांवों में जाकर अपने रिश्तेदारों के घर महीने भर रहता और वहां लोगों को हाथी की सवारी करवाता। फिर किसी और जगह चला जाता। एक बार की बात है, वह हाथी और बच्चे के साथ अपनी बहन के ससुराल गया। इसी गांव में कोठारी नाम का बहुत कंजूस दुकानदार रहता था। रास्ते से धीरू को हाथियों के साथ जाता देख वो मुंह बना लेता है। वहीं धीरू की बहन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे भैया, आप इस बार पूरे 1 साल बाद आए हो। क्या करूं, काम के सिलसिले में गांव-गांव घूमना पड़ता है, इसलिए नहीं आ पाया। बहन घर के बड़े आंगन की ओर इशारा करती है। विनायक और सुंदर यहाँ रहेंगे। धीरू उन दोनों को आंगन में बैठाता है। तब तक बहन बाल्टी में पानी लाकर हाथियों के सामने रख देती है। अच्छा हुआ जो आप रक्षाबंधन पर आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं इस बार नहीं आ पाती। बाबा की तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हें? महीने भर से बिस्तर पर हैं। अब इस हालत में उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैं आ ही गया हूँ, तुम उनका ध्यान रखो। अगले दिन धीरू विनायक और सुंदर को लेकर गांव में निकलता है। उन्हें देखकर एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, देखो देखो, धीरू काका हाथी लेकर आ गए। वो भागते हुए पूरे गांव में ये बात फैला देता है। धीरू आते जाते लोगों को बड़े प्यार से विनायक की सवारी करवाकर रुपये लेता जाता। मैं छोटे हाथी पर बैठूंगा। तुम इतने बड़े होकर छोटे पर क्यों बैठोगे? बड़े वाले पर बैठो। वह उसे विनायक की सवारी करा देता है। कितना लेते हो एक आदमी की सवारी का? 5 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है, कहकर वहां से चला जाता है। कंजूस कहीं का। शाम को वह हाथियों के साथ घर के आंगन में चारपाई पर बैठ गया। तभी उसे लगा कि बाहर दरवाजे के पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई आवाज नहीं आती। वह दरवाजे की ओर जाता है। वहाँ एक पागल दिखने वाला आदमी था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वह ठीक से कुछ बोल नहीं पाता, केवल अजीब सी आवाज निकालता है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता या पागल हो? उसकी आवाज सुनकर बहन आ जाती है। उस आदमी को देखकर, अरे भैया, इसे कुछ मत कहिए, ये सच में पागल है, इसे कुछ समझ नहीं आता। पागल? हाँ, वो कंजूस दुकान वाला है ना, कोठारी। ये उसी का भाई सुरेश है। उम्र हो गई है पर दिमाग बिल्कुल नहीं है। जाने क्या बड़बड़ करता रहता है बेचारा, ठीक से बोल भी नहीं पाता। कभी भी कहीं भी चला जाता है। हे राम, चलो मैं इसे इसके घर छोड़ आता हूँ। चल आजा। चल आजा। सुरेश डरकर अपने हाथों से मुंह ढक लेता है। छोड़िए भैया इसे, ये अपने आप चला जाएगा, आप आराम करो। धीरू चारपाई पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर देखता है कि सुरेश सुंदर के साथ खेल रहा है। वह सुंदर की सूंड पर तिलक लगाने का अभिनय करता तो वह सूंड उठाकर जोर से आवाज करता और सुरेश तालियां बजाता। सुरेश सुंदर का पेट सहलाता तो वह अपनी पूंछ जोर से हिलाता और सुरेश अजीब सी आवाज निकालकर जोर से हंसता। बहुत देर हो गई है, इसके घरवाले इसे ढूंढ रहे होंगे। चला घर छोड़ाओ। इस बार वह चलने को तैयार था। सुरेश ने जाते हुए सुंदर को हाथ हिलाकर कहा, टाटा टाटा।
सुंदर ने सूंड ऊपर करके उसका जवाब दिया। कोठारी के घर में पत्नी उसके कपड़े तह लगाकर रखती है। अरे कंजूस आदमी, अब तो कपड़े खरीद लो, देखो कुर्ते में फिर छेद हो गया। इतना सा तो है, सिल दो। इसके लिए नया कुर्ता क्या लेना? मैं नहीं सिलूंगी, अभी परसों ही तो सिला था, ये काम भी खुद ही कर लो। अरे नया कुर्ता लूंगा तो ये छेद क्या सोचेगा कि मैं इससे डर गया? तुम्हारी ये बेसिर पैर की बातें मुझे समझ में नहीं आती। और हाँ सुन लो, कल दलिये में चींटियां हो गईं तो मैंने फेंक दिया, दूसरा ले आना। क्या तुमने उसे फेंक दिया? तो क्या करती? तुम भी ना घर बर्बाद करने पर तुली हो। क्या कहा? मैं घर बर्बाद कर रही हूँ? कितनी बार कहा कि बहुत चींटियां हो गई हैं, कुछ करो, पर तुमने सुना और वो दलिया खाकर बीमार हो जाते तो? अरे रे रे, तुम्हारी इस कंजूसी से मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं कोई खुशी से ये सब थोड़े करता हूँ। अगर हमारा आराम देखने लगा तो सुरेश की देखभाल और इलाज का खर्च कैसे उठाऊंगा? बस तुम्हारी यही बात सुनकर मैं चुप हो जाती हूँ। धीरू दरवाजे पर खड़े खड़े उनकी बातें सुन लेता है। वह दरवाजा खटखटाता है। कोठारी बाहर आता है तो देखता है कि धीरू सुरेश को लेकर आया है। अरे महावत, तुम आओ आओ, ये तुम्हें कहाँ मिल गया? माफ करना, मेरा भाई कहीं भी निकल जाता है। अब कोई बात नहीं, ये लो इसकी सवारी के, मैं इससे ज्यादा नहीं देने वाला। नहीं रहने दो, इस बेचारे ने तो हाथी की सवारी की ही नहीं, ये तो बस। रोज शाम घर आने पर धीरू को सुरेश आंगन में बैठा मिलता। वह सुंदर के साथ खूब खेलता। सुंदर को भी उसका साथ अच्छा लगता। धीरू, उसकी बहन और विनायक उनके खेल देखकर बहुत खुश होते। एक दिन जब कोठारी दुकान पर गया तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सुरेश के साथ आई। तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो? अभी खबर आई है, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे याद कर रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ। पर सुरेश? हाँ वही तो, हाथी का बच्चा भी शाम को आएगा, वरना उसी के पास छोड़ आती, ये कहीं निकल न जाए। आप आज इसे दुकान पर ही बैठा लो, मैं रात तक आने की कोशिश करूंगी। पर सुनो तो। परवर कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। उसके जाने के थोड़ी देर बाद बाजार में 3 गुंडे हाथों में डंडे लिए आए। वे सब दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने लगे। आनाकानी करने पर दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। उन्हें देखकर ये गुंडे हर हफ्ते आ जाते हैं पैसे लेने, जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा ले जाते हैं। वो जल्दी से सुरेश का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर चला गया। तभी एक गुंडा दुकान में आकर चिल्लाने लगा। अरे ओ कंजूस मोटे, डर के कहाँ भाग गया बे? चल बाहर निकल बे, बाहर। दूसरा गुंडा आकर सामान उठाकर फेंकने लगा। तभी कोठारी बाहर आता है। रे भैया, सामान मत फेंको, मैं हफ्ता देता हूँ। ये क्या बे? है बे? बस इतना सा? चल और निकाल बे। भाई इस हफ्ते बिल्कुल कारोबार नहीं हुआ। तभी सुरेश भी बाहर आ जाता है। दूसरा गुंडा सामान उठाकर जोर से फेंकने लगता है। ये देखकर सुरेश डरकर जोर से रोने लगता है। तब कोठारी उन्हें और रुपये दे देता है। पर दूसरा गुंडा रोते हुए सुरेश को थप्पड़ मारने लगता है। तभी बाजार में धीरू, विनायक और सुंदर के साथ आ जाता है। क्यों बे? क्यों बे पागल? पागल कहीं के। ये ले, इसे मत मारो, चाहे तो मुझे मार लो। तीसरा गुंडा भी आ जाता है। अबे तुझे मारेंगे तो हफ्ता कौन देगा बे? दूसरा गुंडा हंसते हुए सुरेश को फिर मारने लगता है। तभी सुंदर भागता हुआ आकर सुरेश के पास खड़ा हो गया। तीनों गुंडे उसे देखने लगे। अबे ये हाथी का बच्चा कहाँ से आया है? ओए उधर देखो, नया बकरा। यहाँ का नहीं लगता रे, हमें क्या, चलो। तीनों धीरू के पास जाते हैं। चले, चल हफ्ता निकाले, चल। धीरू ना में सिर हिलाता है। अबे ना करता है? जानता नहीं है हम कौन है? पता नहीं तेरे को है? तभी विनायक सूंड ऊपर करके जोर से चिंघाड़ता है। रहने दे, चल। तीनों गुंडे वहाँ से दूसरी दुकान में चले गए।
विनायक रोते हुए सुरेश को देखता है। सुंदर उसकी सूंड उसके चेहरे पर फहरा रहा था। सुरेश को रोता देख विनायक गुस्से से चिंघाड़ा और गुंडों के पीछे भागा। अरे ये हाथी हमारी तरफ ही आ रहा है। तीनों डरकर भागने लगे। विनायक ने एक गुंडे को पैर से मारा, दूसरे को सूंड में पकड़कर ऊपर उछाल दिया और तीसरे को भी सूंड में पकड़कर तेजी से गोल गोल घुमाकर नीचे फेंक दिया। वह तीनों को पैर से मार मार कर भगाता हुआ सुरेश की ओर ले गया। पहले गुंडे ने सुरेश के पैर पकड़ लिए, उसे देखकर बाकी दोनों ने भी। तब विनायक रुक गया। हमें माफ कर दो हमें। हम कभी किसी को नहीं मारेंगे भाई, किसी को नहीं मारेंगे भाई। यहाँ कभी नहीं आएंगे भाई, यहाँ कभी नहीं आएंगे। फिर तीनों वहाँ से भागकर जाने लगे तो विनायक ने उनका पीछा किया। महावत रोको उसे, कहीं उन्हें मार ही न डाले। चिंता मत करो, ये जानवर हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। जो बात हम नहीं समझ सकते ये समझ जाते हैं। विनायक उन गुंडों को गांव से बाहर भगाकर ही रुकता है। जब वह वापस बाजार में आया तो सबने रोते हुए तालियां बजाकर उसका स्वागत किया।